वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। और आज हम बात करेंगे कि जो अभी आज व्यापम का पेपर हुआ है, सुपरवाइजर पर्यवेक्षक महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज हम जो जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो ज़्यादातर रीजनिंग का होगा और मैथ्स का होगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर हम आंसर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एनालिसिस करना या एनालिसिस करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो चीज़ें यहाँ पर हमको लगता है वो चीज़ें हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। इन सबसे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दिए गए अभिव्यक्ति और प्रतीक के अनुसार दिए गए कौन सा निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पर जो हमारा जो ए निष्कर्ष जो है वो सही है। संकेतों और संख्याओं में चार में से कौन सा एक परस्पर परिवर्तन दिए गए समीकरण को सही बना देगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे 2 और 4 दिया है यहाँ पर, तो रख के देखना है आपको। जैसे यहाँ पर गुना और धन का चिन्ह है तो यहाँ पे गुना और धन का चिन्ह रखिएगा। और 2 और 4 जैसे एक आप करके देखिएगा। थोड़ा सा मैं सबका तो नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, क्योंकि ये 2 कर दिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, धन 4 करेंगे, धन 4 करेंगे, है ना। तो क्या हुआ, 4 दूनी 8 और धन 4 कितना हो गया, बराबर 12 हो गया। तो ये सही नहीं है। उसके बाद इसको भी आप करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा। अगर आप करके देखें तो इसको आप उलट पुलट कर सकते हैं। इसको आप उलट पुलट करना चाहे तो 4 चौक 16 भी करें। उसके बाद धन है यहाँ पे, तो कितना, 4 चौक 16 और धन तो 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी आप करके देखिएगा। जैसे 4 6 का 24 हो गया। और यहाँ पे ये माइनस करना है यहाँ पे। 4 और 2 में माइनस कर दे। उसके बाद धन, ये भी नहीं है तो फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है। थर्ड, देखिए थर्ड का जो आंसर जो दिया है यहाँ पर दोनों को सेम कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है। और मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाएगा, ये जो कहा गया है वो संतुष्ट हो जाएगा। ये कहना चाहिए कि ये सही हो जाएगा। आप करके देखिएगा, गुना करिएगा 2 और धन आप क्या कर ले, 6 कर ले। तो 4 दूनी 8 धन 6 बराबर 14। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर मिस्टेक किया हो सकता है, मे बी, मुझे जहाँ तक लगता है सी आंसर हो सकता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता तो उसका जो आंसर है, आप देखेंगे फोल्ड करेंगे ना, तो अब या अब देखें उसके जस्ट अपोजिट वाला, तो ए के अपोजिट सी बनेगा। और हम इसी में बात करें, बी के अपोजिट कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर ई बन जाएगा। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसी में कि ए के अपोजिट हमने सही किया है, सी किया है। उसके बाद बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। विपरीत कहना चाहिए, विपरीत, है ना, वही कर रहे हैं अपन। तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो देखेंगे ना तो क्या होता है कि जो जो सतह होते हैं इतने पास पास नहीं होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर आंसर निकालना चाहें तो हमारा जो आंसर है वो बी सी ई नहीं बनाया जा सकता, बी सी ई। नेक्स्ट बात करते हैं कि दिए गए आकृति में घनों की संख्या की गणना करें। तो घनों की संख्या को हम जब गणना करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो सी आएगा, 72। कौन सा अंक 4 के विपरीत फलक में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 के विपरीत फलक में हम देखें तो 2 के अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम अ, 1 के अपोजिट हम 5 ले लें। यहाँ पर 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 आंसर जो है वो सही, ए जो नंबर का जो आंसर है वो सही होगा। ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाए जाने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली। ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने की सबसे पहले जानकारी WHO को मिली। भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में किसने जारी किया।
विश्व बैंक ने नहीं जारी किया होगा, और ये इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, वित्त मंत्री ने नहीं जारी किया होगा, और भारतीय रिजर्व, ये नीति आयोग आ सकता है इसका आंसर। टैथिस सागर के स्थान पर बना है, टैथिस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत बना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वरनाद मुख एस्चुरी का निर्माण करती है? ज्वरनाद एस्चुरी का जो निर्माण करती है वो नर्मदा नदी है। विलुप्त पद दिए गए विकल्प से चुनिए, तो इसको हम करने पे हमें यही लगा कि ये जो डी ऑप्शन है वो आंसर लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है। दिए गए कौन सा आकृति मनुष्य शिक्षक और स्नातक के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? तो मनुष्य है और स्नातक है, तो एक मनुष्य जो है पढ़ा लिखा हो सकता है, तो इसके बीच में संबंध, और वो क्या है? मनुष्य शिक्षक और स्नातक, तो ये स्नातक होगा और शिक्षक, तो शिक्षक होगा वही स्नातक होगा, और ये दोनों क्या है? जो स्नातक किया हो वो भी मनुष्य है और जो शिक्षक है वो भी मनुष्य है, तो हमें लगता है ये जो डी आंसर है वो सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आकृति में वृत्त रोजगार व्यक्ति को, वृत्त जो है यहाँ पर ये जो है रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है। त्रिभुज जो है युवा को दर्शाता है, युवा को। और हम बात करें यहाँ पर एक युवा व्यक्ति को, और वर्ग अशिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है। ये वाला जो है वर्ग जो है अशिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है। अब यहाँ पर पूछा क्या है ये देख लेते हैं। अधिक व्यक्ति को दर्शाता है, तो कौन सा क्षेत्र युवा, शिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है? तो ये जो ये वाला एरिया है आप देख लीजिएगा, ये वाला, क्योंकि ये अशिक्षित वाला एरिया है, तो यहाँ पर युवा भी है और बेरोजगार भी है और शिक्षित भी है, तो आप ये वाला एरिया मत लीजिएगा, ये जो वर्ग वाला एरिया छोड़ दीजिएगा। अब क्या क्या बचता है आप देख लीजिएगा। जो चार है वो युवा भी है, जो चार है वो युवा है, और यहां पर आप तीन को भी देख रहे हैं, ये चार जो है युवा भी है और क्या है इनके पास? रोजगार भी है। आप देख पा रहे हैं ये चार जो है, चार के पास क्या है? रोजगार भी है और ये युवा भी है। तो हमें क्या कहा गया है कि तो कौन सा क्षेत्र युवा शिक्षित, युवा शिक्षित और बेरोजगार व्यक्ति को दर्शाता है? तो आप देखो यहाँ पे युवा भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए। तो कौन सा क्षेत्र आपको लग रहा है? यहाँ पर देखेंगे हम कि तीन, एक दिख रहा है ये तीन है, जो किसको दर्शाता है? युवा को दर्शाता है। अब युवा क्या हो सकता है? बेरोजगार हो सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है वो रोजगार वाले जो जितने भी व्यक्ति है उनको दर्शाता है। तो ये जो तीन बच रहे हैं हमारे आंसर हो सकते हैं। तो हम जो बी पर चलेंगे, ये जो हमारा बी नंबर का जो आंसर है उस पर। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें। यहाँ पर दिया है दिए गए चित्र में क्या कहा गया है? आयत शासकीय कर्मचारी को दर्शाता है, ये आयत जो है ये कर्मचारी को दर्शाता है, शासकीय कर्मचारी। और हम बात करें त्रिभुज शहरी व्यक्ति को दर्शाता है, त्रिभुज जो है शहरी व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है, आगे हम इसी में बात करें। चलिए आगे क्या कहा गया है? वित्त जो है स्नातक को दर्शाता है, स्नातक को दर्शाता है। तो और वर्ग क्लर्क को दर्शाता है, ये जो क्लर्क का और दिया है काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दे दिया है, इसको तीन देते हैं जहां तक जितने भी एग्जाम में, यहाँ पर चार दिए। चलिए सही कथन को चुनिए। यहाँ पर क्या कहा गया है? सभी शहरी व्यक्ति स्नातक है, ये शहरी है, तो सभी शहरी व्यक्ति स्नातक है, ये तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्नातक वाला जो है ये वाला एरिया है स्नातक, तो वो शहरी भी होना चाहिए और स्नातक भी होना चाहिए। तो शहरी व्यक्ति स्नातक है ये, कुछ शासकीय क्लर्क कर्मचारी है परंतु शहरी नहीं है। अब क्या कहा गया है? शासकीय कर्मचारी है परंतु शहरी नहीं है कहा गया है। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये सही हमको लग रहा है क्या। कुछ क्लर्क शासकीय कर्मचारी है, कुछ क्लर्क जो है, ये क्लर्क जो है ये कर्मचारी भी है, ये 7 दिख रहा है,
और क्या कहा गया है, परंतु शहरी नहीं है। परंतु शहरी नहीं है मतलब इस वाले एरिया में नहीं आना चाहिए, इस वाले एरिया में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये शहरी का है पूरा, ये शहरी का है 4, और आप देख रहे हैं 3 भी शहरी के एरिया में आता है। उसके बाद सभी शासकीय कर्मचारी क्लर्क है, तो सभी शासकीय कर्मचारी क्लर्क है, मतलब ये कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी ये है, ये है। तो वो क्लर्क है क्या, तो दिख रहा है आपको, जो इसमें दो व्यक्ति आप देख रहे हैं, एक ये और ये 6 और 7 यहाँ पर दिखाया बताया गया है, 6 और 7 की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो क्या ये आपको लग रहा है सही। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है। कुछ शहरी व्यक्ति जो है, शहरी व्यक्ति ये जो है स्नातक नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस जो क्वेश्चन में, तो आपको कौन सा इसमें का जो सवाल है वो सही लग रहा है, तो इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और इसको जो आंसर है, हमें लगता है जो डी वाला जो आंसर है, कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है। तो कुछ जो शहरी व्यक्ति जो है, ये स्नातक है, ये स्नातक है, ये शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है, ये भी शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है, तो हमारा जो डी वाला आंसर है वो सही है। नेक्स्ट, चलिए अब आगे बात करें इसमें। यदि पी ए एन इज इक्व टू 12, तो बी ओ वाई किस अंक के बराबर होगा। तो पी एन हम नंबरिंग को हम जैसे काउंट करते हैं, इसी में आप देख लें, तो पी जो होता है वो 16 नंबर पे हम चलेंगे, ठीक है। 16 प्लस हम ए को हम देखें तो ए जो है 1 नंबर पर है, और जो एन जो है वो 14 नंबर पर है। तो इसको हम क्या कर लें, हम ऐड कर लें, तो 14 प्लस 16 30 31। अब 31 को हम क्या कर ले, और वो कर ले, तोड़ ले, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब 4 है और कितने डिजिट के है, तो 4 मल्टीप्लाई आप क्या कर दो, 3 कर दो, तो क्या होता है 12 होता है। उसी प्रकार बी ओ वाई, बॉय का आप देखेंगे तो बी जो है 2 नंबर पर है। ओ को हम देखें तो ओ जो है आपके 15 नंबर पे होंगे। उसके बाद हम बात करें वाई की, तो वाई 25 पे है, तो इसी को आप क्या कर लो, प्लस कर लो, तो कितने हो जाएंगे 40 और 42। तो 42 इज इक्वल टू कितने हो गए, इसको भी हम तोड़े तो 4 प्लस 2, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 मल्टीप्लाई 3 कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 18। 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है इनमें से कोई नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है हमको 18 यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है, हाथी गुफा, जोगी मार्ग, कुटुम्ब सर। यहाँ इसका जो आंसर होना चाहिए, क्योंकि तीरथगढ़ जलप्रपात के नजदीक में मुझे कुटुम्ब सर गुफा लगता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 2 8 9 का मतलब रीड फ्रॉम पेपर, और 276 का मतलब टी फ्रॉम फील्ड, और 85 का मतलब वॉलपेपर है। तो निम्न में रीड के लिए कौन सा कोड है। आप देखेंगे रीड फ्रॉम पेपर, रीड फ्रॉम पेपर, और यहां पर क्या है टी फ्रॉम फील्ड, टी फ्रॉम फील्ड लिखा है 276 में, और यहां पर क्या लिखा है रीड फ्रॉम पेपर। तो इसी में हमको क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना होता है एक्चुअली में। इसमें आपको क्या करते जाना है, जो कॉमन है वो आपको ढूंढने हैं, ठीक है। कॉमन जो चीजें हैं वो ढूंढने होते हैं दोस्तों। जैसे आप 289 जो है उसको देख लें, तो क्या लिखा है यहाँ पर रीड फ्रॉम पेपर। तो रीड फ्रॉम आप एक एक दीजिएगा, जैसे मैं कर सकता हूं, इसको ट्राइंगल दे दूं। रीड को मैंने क्या कर दिया, सॉरी, ये आपका मैं यहीं पे लिख के करते हैं उसको, तो ज्यादा अच्छा थोड़ा सा आपको लगेगा, समझ में आ जाएगा ये। रीड फ्रॉम पेपर, तो रीड जो है यहाँ पर हम फ्रॉम को क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर ट्राइंगल दे दे रहे हैं, ठीक है। और पेपर को हम एक सर्कल बना दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आप देखेंगे, फ्रॉम और पेपर को आप कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 और 8 है, उसके बाद हम और देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा
276 है, तो 276 के लिए क्या किया है, टी फ्रॉम क्या लिखा है, टी फ्रॉम फील्ड। तो फ्रॉम को भी आप क्या कर ले, यहाँ पर ट्राइंगल कर ले, और यहाँ पर फील्ड लिखा है। एक और कॉमन आ जाएगा आप देखेंगे तो, और 85 मतलब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम फ्रॉम मतलब टू को हमने क्या कर लिया है, फ्रॉम ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या किया है, फ्रॉम टू जो लिए हैं यहाँ पर भी फ्रॉम ले लिया है। चलिए, और 85, तो 8 जो है यहाँ पर, 8 जो है मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, यहाँ पर भी 8 को क्या वॉलपेपर लिखा हुआ है, वॉलपेपर, वॉलपेपर, ठीक है। तो जो बच गया हमारा, तो रीड का जो मतलब है वो 9 आपको दिख रहा होगा, देखिए 9, तो 9 आप टिक कर लीजिएगा। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या की गणना करना है, तो त्रिभुजों की संख्या की गणना हम जब करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 47 का, तो 47 का जो आंसर है 19 आएगा। यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं हमारे, 19 त्रिभुज बनेंगे। चलिए आगे हम बात करें, इसी में दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, दिए गए चित्र में जो त्रिभुज होगी हमारी 48 होगी। नेक्स्ट बात करें, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिएगा। 49 जो नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर हमारा होगा बी, जो इसका आंसर होगा एक्स जो है वो बी होगा। चलिए आगे हम बात करें, इसी में 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में, विलुप्त पद को ज्ञात करना है यहाँ पर भी। तो जो हमारा विलुप्त पद होगा, इसका जो आंसर होगा 162, इसका सही आंसर होगा। आगे हम बात करें, फिफ्टी सिक्स नंबर के क्वेश्चन की बात करें, हम विषमता को पहचाने, तो विषमता को हम कैसे पहचाने, यहाँ पर आप देखेंगे कि सीपी दिया हुआ है, तो सीपी को हम देखें, उसके बाद जीएल दिया है, जीएल को भी देखें। तो आप क्या करिए, सीपी को देखेंगे तो सी और पी, तो सी का जो कोड हम करें तो 3 होता है, और पी जो होता है 60 नंबर पे, तो दोनों को जोड़े तो कितना आता है, 19 आता है। उसी प्रकार से जी और एल को देखिए, तो जी और एल क्या है, जी जो है ABCDEFG 7 प्लस एल का हम देखें तो 12 इज इक्वल टू कितना हुआ, 19 हुआ। नेक्स्ट जो हम इसी में देखें आई जे, तो आई का जो हम कोडिंग करें तो कितना हो जाएगा 9, और जे का जो हम कोडिंग करें तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हमको 19 ही मिल रहा है। उसके बाद हम एच जे का करते हैं, एच और जे का, एच का कोडिंग करें तो हम 8 होता है, और जे का कोडिंग करें तो 10 होता है, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ विषमता को पहचाने बोला गया है, तो हमारा जो आंसर होगा डी होगा। विषम संख्यात्मक युग्म को चुनिए। जो हमारा पहला वाला जो आंसर है इसका, ये हम गलत पद को ज्ञात कीजिए, तो गलत पद को ज्ञात कीजिए यहाँ पर कहा गया है 58 में, तो 58 का जो नंबर हमारा जो आंसर है वो बी होगा। 58 का जो हमारा आंसर है वो बी होगा। दिए गए श्रेणी में विलुप्त संख्या को ज्ञात करें, तो विलुप्त संख्या को हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा इसको करके देखें, 2 7 11, 2 और 5 7 हो जाएगा, है ना, ऐसा अगर हम करके देखें, और 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, इस टाइप का। और उसके बाद 11 कितना हो जाएगा, 11 10। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर 2 प्लस 5 किए, उसके बाद 7 प्लस 4 किए, उसके बाद 35 प्लस क्या करें, हमारा क्या आंसर हो सकता है। तो आपको कुछ ये समझ में आ रहा है, 5 प्लस 4 प्लस 10 करें तो इसमें का जो आंसर है, मुझे ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पर दिए गए श्रेणी में विलुप्त अक्षर को ज्ञात करना है हमको, तो विलुप्त अक्षर को हमको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको अब सबसे पहले आप देखेंगे, विलुप्त अक्षर को ज्ञात करने के लिए जो हमारा 60 नंबर का जो है आंसर जो होगा, इसको आप क्या कर देंगे, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ता है, इस टाइप का आप लिख लीजिएगा तो समझ में आता है, ABCDEFGHIJKLM
1313 आप लिखेंगे तो समझ में आएगा, और इसका जो आंसर होगा हमारा सी नंबर का जो एल है वही इसका आंसर होगा। चलिए देखें, किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 हो तो माल का कुल मूल्य में होगा, मतलब मूल्य रुपयों में होगा। तो हमारा जो ये आंसर है वो 15,000, ये जो आंसर है बी नंबर का जो आंसर है वो होगा। इसको बनाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या कहा गया है, 2/3 का 3 भाग 5% लाभ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको करना होगा, 2/3 का आपको 5%, मतलब इस प्रकार से आपको करना होगा। उसके बाद क्या कहा गया है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यदि और बचा हुआ जो है उसको 2% हानि पर बेचा गया। तो 2% हानि पर बेचा गया, यहाँ पर कितना, 2/, यहाँ पर 3 भाग है, एक भाग बच गया है। तो एक भाग को कितने पर, यहाँ पर हम 1/3 2 ये इस टाइप का हम हल करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो 15,000 आता है। तो इसको आप हल कीजिएगा, और हल करने के बाद हम लास्ट तक जब पहुंचते हैं तो हमारा जो आंसर होता है 15,000 आता है। गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट या छूट काटने के पश्चात 10% अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। यदि अंकित मूल्य 1400 रुपये है तो उसने सूटकेस किस मूल्य में खरीदा। इसको हम सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर है वो 1008 होगा हमारा। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा, गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट के साथ, और क्या कहा गया है, यदि अंकित मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य अगर हमारा 1400 रुपये है, 1400 रुपये हमारा अंकित मूल्य है, और क्या कहा गया है 20% डिस्काउंट, अगर 100 रुपया है तो 100 में से हम माइनस कर लेते हैं 20, इस प्रकार से। और क्या कहा गया है, छूट काटने के पश्चात 10% अतिरिक्त छूट के साथ, यहाँ 10% अतिरिक्त छूट के साथ खरीदा गया। तो इसको भी हम कर लेते हैं 100 माइनस 10 अपन कितना हो जाएगा 100। तो इसको हम इसका हम सॉल्यूशन अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको काटना पड़ेगा है ना, इसको हम 80 कर लेंगे, इसको 90/100 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 1400, और ये कितना हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक जीरो काट दिए, यहाँ से हम एक जीरो काट दिए, और उसके बाद इसको क्या कर लें, हम फिर से एक सॉल्यूशन निकालें। जैसे आप 9 गुना ये 5 से इस 5 तो इसको भी काट देते हैं, 5 दूनी 10, और कितना बच गया 4, कितना हुआ 40 अट्ठे, ये अट्ठे है ना, 5 अट्ठे 40, और गुना कर दीजिएगा आप 28 गुना, आप कितना करेंगे 4 गुना क्या कर सकते हैं 9 करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा हमारा 1008। चलिए आगे हम बढ़े इसी में। एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है। कमरे में कारपेट बिछाने की कीमत 5 रुपये प्रति वर्ग के हिसाब से 270 है। 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने की कीमत 1720 है। यदि एक दरवाजा और 2 खिड़की 8 वर्ग मीटर जगह घेरते हैं तो कमरे की नाप लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है। तो इसका जो आंसर है ए आंसर है। इसका जो आंसर हमें जो प्राप्त होता है 88 का वो ए है। 9 गुना 6 गुना 6, 9 गुना 6 गुना 6 काफ़ी, इसको अगर हम समझाएं तो काफ़ी थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसका आंसर ही देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 3 टंकियों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। यदि उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा है, उन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 और 5:2 है। तो इन टंकियों का मिश्रण चौथी टंकी में डाला गया है, तो चौथी टंकी में दूध और पानी का अनुपात होगा। तो यहाँ पर हमारा जो 89 का जो क्वेश्चन है, दूध और पानी का जो अनुपात होगा उसका जो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वह अनुपात क्या होगा जिनका अंतर 40 है और मान 2/7 है।
इसमें क्या कहा गया है आप देख सकते हैं 90 नंबर में कि वह अनुपात क्या होगा जिसका अंतर 40 है और मान 2/7 है। तो 2/7 मान आप देखेंगे तो इसको हल करके हम देखेंगे तो इसका जो आंसर है हमारा सी नंबर का जो आंसर है वो हमारा 16/40। हाँ यही 16 हमारा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। आप देखेंगे क्या कहा गया है आप वह अनुपात क्या होगा जिसका अंतर 40 है। जैसे अनुपात क्या है तो 56 में आप क्या करेंगे 16 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो इसका जो हम आंसर जब निकालते हैं हमारा, क्योंकि यहाँ पर दो दो हमको क्या मिला है, एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है। तो हमको दो चाल यहाँ पर मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार आ रहा है और एक बार फिर से रिटर्न जा रहा है। तो औसत चाल पूछा गया है, औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका हमारा जो एक फॉर्मूला है टू V1 और V2 होता है, V1 V2 अपान V1 प्लस V2 होता है। तो इसको हम करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे है ना। तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 30 और अपान क्या हो जाएगा 30 प्लस 50। तो कितना हो गया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 30 मल्टीप्लाई कितना हो गया 50, तो कितना हो जाएगा ये 1500 और 15 ये 3000 हो जाएगा, 3000 हो गया। और अपना ये कितना हो गया 80 हो गया, एक ये काट दिए तो कितना हो जाएगा 37 पॉइंट हमारा जो 5 हमारा आंसर होगा। ये 8 जिसे काटेंगे आप क्लियर हो जाइएगा। 8 या 24, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56। तो उसके बाद जो हमारे पास बचता क्या है, यही होगा ना 28 हुआ और उसके बाद दो रुकिएगा एक बार और फिर से करते हैं। 80 जीरो 8 दिया, हाँ 60 56 ठीक है। और उसके बाद अच्छा ठीक 5 ही होगा 5। चलिए नेक्स्ट जो है, यदि दो संख्याओं का योग 55 है और उनका महत्तम समापवर्ती एवं लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 5 और 120 है तो उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग होगा। यदि दो संख्याओं का योग जो है तो यहाँ पर क्या कहा गया है उनका महत्तम समापवर्ती और उनका क्या कहा गया है लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 5 और 20 है। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम एचसीएम जो एचसीएम और एचसीएफ जो है, तो सबसे पहले हमारा क्या है ये लघुत्तम समापवर्ती मतलब एलसीएम जो है, एलसीएम कितना 120 दिया हुआ है और हमें एचसीएफ जो दिया हुआ है एचसीएफ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया हुआ है। और हम आगे देखें कि मानो दो संख्या हम ले सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई को ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई को हम दो संख्या ले सकते हैं, उसका जो योग कहा गया है 55 कहा गया है। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 11/120 जो है हमारा बी जो है आंसर होगा। इसको हम थोड़ा सा करना पड़ेगा कि जैसे हम क्या करें, यहाँ पर कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का योग 55 है और उनका महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती, तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एक्स और वाई को हम क्या कर दें गुना कर दें, एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम जो हमारा जो दिया हुआ है कितना 120 गुना 5 हमको दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 600। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं ज्ञात करना हमको क्या है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग करना है, मतलब 1/x हो जाएगा प्लस क्या करेंगे 1/y कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसको हम हल करते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा और x प्लस वाई हो जाएगा और x y।
तो आप देख पा रहे हैं कि हमको x प्लस वाई की वैल्यू हमको मिल गई है। x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली हुई है 55, और एक्स वाई की वैल्यू आपको क्या मिली है 600। तो इसको हम हल करते हैं तो क्या हमारे पास क्या मिल जाता है, सॉरी 120, ये 11 पंच 55, और इसको हल जब हम करते हैं तो 11 बटा हमको 120 प्राप्त होता है। चलिए अब आगे हम बात करें, चार अलग अलग विद्युत उपकरण प्रत्येक 30 मिनट, प्रत्येक 30 मिनट 30 मिनट 1 घंटा, 1 घंटा कितना है, एक सही 1/2 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः सीटी बजाते हैं। यदि दोपहर 12 बजे सभी एक साथ सीटी बजाए तो अगली बार 1 बजे कितनी सीटी बजाएंगे। तो कितनी सीटी बजेगी, यहाँ पर हम देखें 93 का जो आंसर होगा, 93 का जो आंसर है हमारा बी 9 AM पर। चलिए आगे हम बात करें इसी में 94 का, किसी संस्थान का विद्युत बिल आंशिक रूप से नियत तथा आंशिक रूप से विद्युत इकाई के खर्च पर निर्भर था। किसी महीने में 540 इकाई खर्च होने पर बिल 1800 हुआ, दूसरे महीने में 620 खर्च हुए, और दूसरे महीने में 620 इकाई खर्च होने पर बिल 2040 हुआ। यदि किसी अन्य महीने में 500 इकाई खर्च हो तो उस महीने का बिल होगा, तो उस महीने का जो बिल होगा हमारा कितना हो जाएगा, सी जो आंसर है 1680 वो होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु x भाव प्रति वर्ष 40 पैसे बढ़ता है, जबकि वस्तु y का भाव प्रति वर्ष 15 पैसे बढ़ता है। यदि वर्ष 2001 में वस्तु x का भाव 4.20 था, 4 रुपये 20 पैसे था, और वस्तु y का 6 रुपये 30 पैसे था, तो किस वर्ष वस्तु का भाव y से 40 पैसे अधिक है। तो 40 पैसे अधिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप देखेंगे x का और y का यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। तो आपको अगर इसको हम देखें तो हमारा जो ए आंसर है 2011 का जो होता है ये यहाँ पर अधिक था। ठीक है, आगे हम बात करें इसी में 96 को, इसको हम नॉर्मल करें तो ये इसका जो आंसर है 96 जो आंसर होगा हमारा 100 होगा। और इसको हल करने पर आप देखेंगे तो आपका जो आंसर है करेक्ट नहीं आता है। मैंने जब किया था तो 2.25 के आसपास आ रहा था। तो ये जो आंसर तो हमारे पास कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो डी वाला जो सॉरी 96, हाँ डी वाला जो आंसर है वो सही होगा। एक कार के खाली पेट्रोल टंकी को एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन है, ये जो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, एक कार की खाली पेट्रोल टंकी को एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया जब वो टंकी आधी खाली हुई। तो ये रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन है, और इसमें आप क्या करेंगे, कुछ नहीं आप लिखते जाइएगा। एक कार खाली है जिसमें पेट्रोल भरा गया है ना, पेट्रोल भरा मतलब 100 पूरा किया गया। जब वो टंकी आधी खाली हुई तो आधी खाली हुई मतलब 50% यहाँ से निकल गया। ये एक्स के लिए कर लेते हैं, और यहाँ पर वाई के लिए फिर वाई प्रकार के पेट्रोल भर गया मतलब 50% यहाँ से और 50% यहाँ से, तभी जब पूरा हुआ। उसके बाद क्या कहा गया है कि जब वह आधी खाली हुई तो वाई प्रकार के पेट्रोल जब आधी खाली हुई तो पुनः आधी खाली मतलब यहाँ से 25% यहाँ से निकल जाएगा, 25% यहाँ से निकल जाएगा। जब पुनः आधी खाली हुई तो उसमें एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। अब यहाँ पर फिर से एक्स प्रकार के पेट्रोल से मतलब 50% यहाँ फिर भरा गया। पुनः जब आधी खाली हुई तो पुनः फिर खाली अगर कर दें इसको तो ये 25 यहाँ से खाली हो जाएगा, 25 यहाँ से खाली हो जाएगा। तो क्या कहा गया, और पुनः जब आधी खाली तो वाई प्रकार के पेट्रोल, तो यहाँ पर क्या कर लें, यहाँ पर फिर से 50% वाई प्रकार के जो पेट्रोल है उसको भरा गया। अब इसमें आप देख सकते हैं 50 और 25 और 25, ये तो कितना हो गया 100, ये माइनस ये और ये माइनस हो गया। इसमें भी आप 25 25 25 25 25 50 और ये 50 काट दिए तो कितना कितना, यहाँ पर 50 बचा और यहाँ पर भी 50 बचा। तो यहाँ इसका जो आंसर है एक्स का पूछा गया है, एक्स प्रकार के पेट्रोल कितना प्रतिशत, तो 50%। ये 99 नंबर का क्वेश्चन 2379 को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि 2, 3 एवं 4 वर्ष पश्चात उनका मिश्र धन समान हो। ब्याज की दर ब्याज पर
5% वार्षिक और उसका प्रथम भाग होगा। तो इसको जब हम हल करते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे क्या कहा गया है, ये मिश्र धन कहा गया, कॉमन लेना है हमारा, मिश्र धन समान कहा गया। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 5 गुना हम इसको 2 कर दें, अनुपात 3, 5 गुना 3 करें, फिर अनुपात सॉरी ये गुना कर दें, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 4 गुना 5, तो कितना हो गया यहाँ पे 10 अनुपात 15 अनुपात कितना हो गया 20 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, समान मिश्र धन, तो हम 100 जोड़ देते हैं इसमें, तो 110 हो गया अनुपात 100 कितना हो जाएगा 115 अनुपात 120, इस प्रकार से कर ले। अब इसको हम भाग दे दें तो किससे हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये कितना हो जाएगा 23, सॉरी 11 नहीं, ये 22 हो जाएगा। 11 अगर करते हैं तो फिर हमारा जो सवाल नहीं बनेंगे, ये 22 हो जाएगा। उसके बाद ये 23 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है हम 24 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें होता क्या है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, इसका जो गुना है, इसका जो गुना है आप 24 का जो गुना है आप किससे कर लें, सबसे पहले 23 से कर लें, और उसको 23 से गुना करके हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो 500 कितना आता है 52 आता है। अनुपात फिर से नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका गुना इससे करते हैं, 24 का गुना 22 से करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 528 होगा। उसके बाद हमारा जो गुना करेंगे हम, किसका गुना किससे करेंगे, 22 और 23 का गुना, बच गया तो 5 6 30, मतलब ये 506 आ जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पर, इसको जैसे हमको हल करना है तो हम क्या करें, इस प्रकार से करेंगे 552 एक्स धन 528 एक्स धन कितना 506 एक्स इज इक्वल टू, हमको क्या कहा गया है यहाँ पर 2300, ये 2379। तो इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और इससे क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है वो देख लीजिएगा, आप इसको हल करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाता है, ये 828 जो है हमारा आंसर आता है। इसको जब हम कल हल करते हैं तो वह समय वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें एक मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुने से भी अधिक हो जाते हैं। इसमें मैं एक फॉर्मूला अगर इस प्रकार से लगाऊं कि 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो r है हमारा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 करें तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बनाया था 5 जो आंसर में से है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये पर्यवेक्षक का जो मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका हल रहा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें जरूर बताइए कमेंट कर, और जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं किसी का आंसर आपको लग रहा है कि कहीं अलग है तो हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।